तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। तो जैसा कि आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि हम एक वस्तु को का सारा द्रव्यमान एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित मान सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टरों में हमने वस्तु को एक बिंदुवत ही माना था। क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में जो है वस्तुओं का आकार जो है काफी बड़ा भी हो सकता है, तो उसकी जटिलता को दूर करने के लिए हमने क्या माना है कि उस वस्तु के अंदर एक ऐसा बिंदु, वो बाहर भी हो सकता है वस्तु से, तो वस्तु से संबंधित एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर पूरे निकाय का, पूरी वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित होगा। और इस तरह से यदि हम उस द्रव्यमान केंद्र पर बल लगाएं तो पूरी वस्तु या कहें उसका द्रव्यमान केंद्र ठीक उसी तरह से गति करेगा जैसा कि एक हमारा सामान्य कण गति कर रहा था। तो उसी से संबंधित हम आज आगे बढ़ते हैं और कुछ और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या समझने जा रहे हैं। तो पहला है कि संवेग संरक्षण। देखिए, ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले भी, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है एक द्रव्यमान केंद्र का, सेंटर ऑफ मास का संवेग संरक्षित रहेगा। तो जैसा कि हम अभी तक मानते आए हैं कि हमारी वस्तु यहां पर होगी, जो हमारा जो निकाय होगा वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा। इन कणों के अपने द्रव्यमान होंगे। क्योंकि संवेग की बात है तो इसका मतलब जो है वस्तु या कहें हमारा निकाय गतिमान होना चाहिए। तो जब निकाय गतिमान है तो उसके हर एक कण भी गतिमान होगा, और उसी आधार पर हम ये सिद्ध करेंगे कि यदि निकाय पर लगने वाला बाह्य बल या कहें निकाय के प्रत्येक कण पर लगने वाले बाह्य बलों का सदिश योग यदि शून्य हो तो निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। नियम तो यही है संवेग संरक्षण का, जो कि पहले पढ़ चुके हैं। तो मैंने नोट कर रखा है इसी बात को शुरू में, और फिर हम उसको सिद्ध करेंगे। देखिए, क्या जब किसी निकाय पर लगने वाले बाह्य बलों का सदिश योग शून्य हो तो निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है। तो यहां पर हम बाह्य बलों का सदिश योग शून्य हो, या कह सकते हैं कि बाह्य बल, लगने वाले बाह्य बल का मान शून्य हो। तो हमने यहां पर माना किसी निकाय के n कणों के द्रव्यमान m1, m2 और mn है, तथा उनके वेग, कणों के वेग v1, v2 और vn है डैश डैश। तो निकाय का कुल रेखीय संवेग सभी कणों के संवेगों के सदिश योग के बराबर होगा, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है। संवेग कैसे प्राप्त करते हैं? द्रव्यमान गुणा वेग से। हर एक कण अलग अलग मान लिया वेग से गति कर रहा है किसी निकाय में, तो पूरे निकाय का संवेग क्या होगा? उन कणों के व्यक्तिगत संवेगों के सदिश योग के बराबर। तो यहां पर P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस डैश 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 Pn। ये पहली समीकरण हो गई। हमने देखे द्रव्यमान केंद्र का वेग का समीकरण या कहें सूत्र इससे पहले वाले वीडियो में निकाला था कि द्रव्यमान केंद्र का वेग VCM, CM इसलिए लिखते हैं सेंटर ऑफ मास है, तो VCM बराबर होता है 1/m। कैपिटल M का मतलब पूरे निकाय का द्रव्यमान। m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डैश 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 mn vn। ये हम पहले से देख चुके हैं पिछले उसमें, तो उसी का प्रयोग करके हम यहां पर कर रहे हैं। समीकरण 1 और 2 को मिला दीजिए आपस में, ये समीकरण हमारी 2 है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए ये क्या है, m1 v1 m2 v2, ये
इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत जो है हमारे कण हैं उनके संवेग हैं, और यहां पर हमने उसी को P1 P2 P3 लिख रखा है। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं कि VCM बराबर हो जाएगा 1/m, और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, ये है हमारा, ये क्या है, P1 है, P2 है, P3 है, Pn है ना। तो ये संवेग ही तो है, तो इसकी जगह हम P लिख सकते हैं, है ना भाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, VCM बराबर हमारा हो गया क्या, 1/m P1 प्लस P2 प्लस डैश 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 Pn। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, है ना। तो P1 प्लस P2 प्लस Pn की जगह क्या लिख दें, P लिख दें आप, ये आ गया, है ना। तो अब इसका त्रिशी गुणा कर लीजिए, तो P बराबर हो गया m VCM। ये समीकरण हो गई 3। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे स्पष्ट है कि निकाय के कुल द्रव्यमान तथा कुल द्रव्यमान कैपिटल M तथा निकाय के द्रव्यमान केंद्र VCM, केंद्र द्रव्यमान केंद्र के वेग का गुणनफल निकाय के कुल संवेग के बराबर होता है। यही तो होता है भाई, P क्या है, कुल संवेग है। ये देखिए ना, सभी कणों के संवेगों के सदिश योग के बराबर होगा क्या, निकाय का कुल रेखीय संवेग। तो P बराबर हो गया निकाय का कुल द्रव्यमान गुणा निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग। तो यही बात लिखी हुई, इससे स्पष्ट है कि निकाय के कुल द्रव्यमान तथा निकाय के द्रव्यमान केंद्र के वेग का गुणनफल जो होता है वो निकाय के कुल संवेग के बराबर होता है। अब समीकरण 3 प्राप्त हुई है, इसको हम अवकलन करेंगे। इसका समीकरण 3 का अवकलन करने पर, ये नोट कर लिया होगा मेरी समझ से, अब हम करेंगे समीकरण 3 का अवकलन। ये देखिए प्राप्त जो हुआ है इसका हम अवकलन करने जा रहे हैं। तो समीकरण 3 का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dP/dt बराबर हो जाएगा m dVCM/dt। ये dVCM/dt क्या है, द्रव्यमान केंद्र के वेग का प्रथम अवकलन गुणांक, अर्थात ये द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है, MACM, क्योंकि dVCM/dt बराबर होता है ACM। ये द्रव्यमान केंद्र का त्वरण हो गया। और dP/dt को हम क्या लिखेंगे, dP/dt जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब रेखीय संवेग का जो है के परिवर्तन की दर। तो रेखीय संवेग परिवर्तन की दर है ये, है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, MA, द्रव्यमान गुणा त्वरण क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और ये बल कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, EXT। dP/dt बराबर हो गया F एक्सटर्नल। अब यहां पर ये हम देखा जाए तो पहले भी कर चुके हैं न्यूटन के दूसरे नियम में,
लेकिन यहां पर हमें द्रव्यमान केंद्र को लाना है, इसलिए यहां पर फिर से उसी बात को किया जा रहा है। ऐसा कोई खास मुश्किल नहीं है। यदि बाह्य बल का मान 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? एफ एक्सटर्नल 0 के बराबर है, तो dp/dt बराबर हो गया 0 के। जब किसी संख्या का प्रथम अवकलन गुणांक 0 होता है तो वो संख्या क्या मानी जाती है? नियत, क्योंकि नियत संख्या का ही अवकलन 0 होता है, ये बताया गया है। जैसे 5 का हम अवकलन करें, संख्या 5 एक कांस्टेंट है, स्थिर संख्या है, तो 5 का अवकलन गुणांक क्या होगा? 0 होगा। तो जब ये dp/dt 0 के बराबर आ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि p नियत है। p क्या है? संवेग है, रेखीय संवेग है, बराबर कैसा हो गया? नियतांक हो गया, नियत है। या कहें p का मान क्या किसके बराबर था? p बराबर था p1 + p2 + p3, p1 + p2 + p3 pn बराबर 0। तो इससे क्या स्पष्ट है? इससे स्पष्ट है कि यदि निकाय पर, इससे स्पष्ट है कि निकाय स्पष्ट है कि यदि निकाय पर लगने वाले बाह्य बलों का सदिश योग 0 है तो निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा संवेग संरक्षण है, मतलब उसका संवेग संरक्षित रहता है। इससे स्पष्ट है कि यदि निकाय पर लगने वाले बाह्य बलों का सदिश योग 0 है तो निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। अब हम बात करेंगे कि जो आंतरिक बल होते हैं, आंतरिक बल हैं भाई, निकाय के जो कण होते हैं वो एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करते हैं, आंतरिक बल लगाते हैं। तो क्या कोई उनका रोल हो सकता है? तो आंतरिक बलों की भूमिका की बात करेंगे। आंतरिक बलों की भूमिका, रोल ऑफ इंटरनल फोर्सेस। देखिए, मोटे तौर से हम पहले भी बता चुके हैं कि जो आंतरिक बल होते हैं वो किसी भी वस्तु निकाय में न तो गति उत्पन्न कर सकते हैं, न ही उसमें त्वरण उत्पन्न कर सकते हैं, वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि निकाय के जो विभिन्न कण होते हैं, निकाय के विभिन्न कण परस्पर एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। इन्हें ही तो आंतरिक बल कहते हैं। ये बल युग्म, जितना बल एक कण ने लगाया दूसरे पर, दूसरा भी उतना ही बल लगाता है। तो ये क्या हुआ? बल युग्म हुआ, पेयर ऑफ फोर्सेज हुआ। ये बल युग्म एक दूसरे को, ये बल युग्म या कहें ये बल
युग्मों में ये बल एक दूसरे को युग्मों में निरस्त कर देते हैं। अतः निकाय के सभी आंतरिक बलों का मान, बलों का योग कह सकते हैं, का योग शून्य होता है। अतः इन बलों की इन बलों का निकाय की गति से कोई संबंध नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति कार के अंदर बैठ करके बल लगा करके स्थिर कार को चलाना चाहे अंदर बैठ करके, तो वो धक्का दे करके अंदर कितनी भी कोशिश कर लें, कार नहीं चलने वाली। कार तो तभी धक्के से चल सकती है जब व्यक्ति कार से बाहर आकर के धक्का लगाएंगे। तो जब अंदर बैठ करके बल लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो वो तो हो गया आंतरिक बल। तो जितना उसने सीट पर धक्का लगाया, सीट ने भी तो उतना ही बल लगाया। तो ये क्या हुआ, एक ने बल लगाया, दूसरे ने भी उतना ही बल लगाया, अंदर बैठे हुए हैं। तो कुल योग जो है पूरे निकाय की बात करें तो इस तरह से जो लगाए गए बल हैं वो युग्मों में, पेयर्स में एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो इस तरह से जो है इनका कोई संबंध निकाय की गति से नहीं होता है। तो अभी हमने देखा कि यह एक्सटर्नल बराबर आया था MACM, और यदि ये शून्य आ जाता है, शून्य हो जाए तो MACM हो जाता है। तो द्रव्यमान तो शून्य होता नहीं है। यहां पर यदि F एक्सटर्नल शून्य है तो ये आ गया। देखिए द्रव्यमान तो वस्तु का होगा ही होगा, वो तो शून्य हो नहीं सकता। अर्थात ACM का मान, यानी जो उसका त्वरण है वो शून्य होगा। अर्थात जो निकाय है बिना त्वरण के एक नियत गति से गतिमान रहेगा, और यदि वो स्थिर है तो स्थिर रहेगा। तो यहां से क्या पता लगा, तो यहां पर निकाय एक नियत वेग से गतिमान रहता है। निकाय एक नियत वेग से गतिमान रहता है यदि निकाय पर लगने वाला बाह्य बल का मान शून्य हो। तो ये बात सिद्ध हो जाती है, आंतरिक बलों का कोई रोल नहीं होता है। ये बात हमें मालूम होनी चाहिए, है ना। अब हमको इसको और एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण देकर के समझ सकते हैं कि जैसे एक ट्राली है, तो ट्राली खड़ी हुई है और उसमें बिल्कुल संतुलन की अवस्था में है। अब एक कोई दौड़ लगाने लगे तो क्या ट्राली चलने लगेगी? यदि वो ठीक से जो है संतुलन की अवस्था में खड़ी है, ढलान पर नहीं है, तो वो नहीं चलेगी।
क्योंकि वो दौड़ने से क्या हो रहा है कि पैरों से ट्राली पर बल लग रहा है ना। तो ट्राली भी तो उतनी बल लगा रही है, तो वो ट्राली में गति नहीं उत्पन्न कर सकता। स्थिर है तो स्थिर रहेगी। और यदि मान लिया ट्राली चल रही होती तो कोई चलने लगता, इधर उधर दौड़ने लगता, तो उसके वेग में कुछ अंतर आता? बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि आंतरिक बल किसी गतिमान वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते और न ही स्थिर वस्तु को चला सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो जाती है। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो निकाय का नियत वेग अर्थात निकाय एक नियत वेग से गतिमान रहता है यदि निकाय पर लगने वाला बाह्य बल शून्य हो जाता है। और यहां पर विशेष करके हम निकाय का मतलब क्या हुआ? निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है ना। एसीएम क्या है? एसीएम जो है द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है। तो निकाय एक नियत वेग से निकाय का कहें या निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहें, निकाय का द्रव्यमान केंद्र, और स्पष्ट हो जाएगा। द्रव्यमान केंद्र नियत वेग से गतिमान रहता है यदि निकाय पर लगने वाला बाह्य बल शून्य हो। यहां पर द्रव्य, क्योंकि हमने एसीएम कहा है ना, एसीएम किसका त्वरण है? द्रव्यमान केंद्र का है ना, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है ये। तो निकाय की कहने की बजाय यदि हम द्रव्यमान केंद्र कहें तो और ज्यादा स्पष्टता आ जाती है हमारी बात में। अब हम बात करेंगे दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र। तो पहले तो हम समझे दृढ़ पिंड होता क्या है। तो देखिए, दृढ़ पिंड ऐसा पिंड होता है जिस पर कितना भी बड़ा बल लगा दिया जाए तो उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे पिंड को हम दृढ़ पिंड कहते हैं। अर्थात उसके कणों की पारस्परिक दूरियां स्थिर रहती हैं। कितना भी बड़ा बल लगा दिया जाए फिर भी यदि वो पिंड दृढ़ है तो उसके कणों के बीच की पारस्परिक दूरियां स्थिर रहेंगी, तभी हम उसको दृढ़ पिंड कहेंगे। या कहें कि उसका आकार चेंज नहीं होगा, जैसा आकार है वैसे ही बना रहेगा, कितना भी बड़ा बल लगा दिया जाए। आकार बदलने का मतलब ही है कि कणों के बीच की पारस्परिक दूरियां बदल गई। तो रिजिड बॉडी जो दृढ़ पिंड होगा उसमें कितना भी बल लगा देंगे हम, फिर भी उसके कणों के बीच की पारस्परिक दूरियां बदलेंगी नहीं, अर्थात उसकी आकृति आकार वही बना रहेगा। ऐसे पिंड को हम दृढ़ पिंड कहते हैं। तो दृढ़ पिंड भी देखा जाए दो तरह के हो सकते हैं, ये मैंने नोट कर रखा है यहाँ पर। दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र की बात अभी करेंगे। पहले तो यहाँ पर हमने दृढ़ पिंड के बारे में बताया है। दृढ़ पिंड वह पिंड होता है जिस पर कितना भी बड़ा बल लगाया जाए परंतु पिंड की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तो हो गया दृढ़ पिंड। तो जो इसके आगे देखिए, जो पिंड क्या कहें, जिन पिंडों का आकार सममित होता है, सममित होता है, उनका द्रव्यमान केंद्र कहां पर होता है? उनका द्रव्यमान केंद्र, उनका ज्यामितीय केंद्र बिंदु ही होता है। यानी जिन पिंडों का आकार सममित होता है, सिमेट्रिक होता है, उनका द्रव्यमान केंद्र, उनका ज्यामितीय केंद्र ही होता है। स्पष्ट है? और थोड़ा स्पष्ट करिए। मतलब ये हमारा ए पार्ट है। तो हम एक बार तो बात कर रहे हैं ऐसे पिंड जिनका आकार जो है आकृति सममित हो, सिमेट्रिक हो, तो उनका जो द्रव्यमान केंद्र है, मतलब उस पूरे पिंड का ऐसा बिंदु जहां पर पूरे पिंड का द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके, वो जो बिंदु होगा वो क्या होगा? उनका ज्यामितीय केंद्र ही होगा।
तो हम यहां पर कुछ उदाहरण लिख रहे हैं और इनको नोट कर लें और याद रखें। तो सबसे पहले हम कुछ नाम लिखेंगे, पिंड या वस्तु जो होगी, पिंड या वस्तु, और उनका द्रव्यमान केंद्र की बात करेंगे, है ना। केंद्र। तो सबसे पहले हम एक लेते हैं, समान सीधी छड़। एक समान सीधी छड़, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहां होगा? छड़ का या छड़ की लंबाई का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। कोई छड़ है तो छड़ ये हो गई, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा वही इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। मतलब इस पूरी छड़ का द्रव्यमान इसी बिंदु पर केंद्रित माना जा सकता है। नंबर 2, आयताकार या समांतराकार पटल। तो यदि वस्तु आयताकार है, इस तरह से है ना, तो इसके विकर्णों का कटान बिंदु ही इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। विकर्णों का कटान बिंदु। इसी तरह से समांतर चतुर्भुज में भी वही बात है ना। तीसरे वस्तु लेते हैं, त्रिभुजाकार पटल है। यदि त्रिभुजाकार पटल है तो यहां पर त्रिभुजाकार पटल का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो उसकी मध्यिकाओं का कटान बिंदु। ये मान लिया हमारा एक त्रिभुजाकार पटल है, तो ये एक मध्यिका हो गई, ये दूसरी मध्यिका हो गई। तो ये जो मध्यिकाओं का कटान बिंदु होगा वही इस त्रिभुजाकार पटल का द्रव्यमान केंद्र भी होगा। चौथा, वृत्ताकार वलय। तो वृत्ताकार वलय है या फिर प्लेट है, तो सर्कुलर रिंग हो या सर्कुलर प्लेट हो, तो वलय का केंद्र ही, ये देखिए रिंग है, इसका जो केंद्र होगा वही इसका द्रव्यमान केंद्र भी होगा। अब मान लिया ये अर्धवृत्ताकार वलय हो, तब क्या होगा? अब की वलय जो है, वलय कैसा है? अर्धवृत्ताकार है, सेमी सर्कुलर रिंग है। तो उस केस में केंद्र से टू आर बटे पाई ऊंचाई पर, मतलब इसको समझिए कि जैसे हम एक वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार पटल बना रहे हैं, वो रिंग बना रहे हैं, ये तो इसका ये केंद्र हो गया, है ना। अब इससे, इसके केंद्र से यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा, और जिसकी दूरी जो होगी ये होगी 2r बटे पाई। तो यदि हम इसको XY अक्ष पर रख दें तो इसका C का जो निर्देशांक होंगे 0, 2r बटे पाई। अब बात करते हैं अर्धवृत्ताकार प्लेट की। अर्धवृत्ताकार प्लेट, तो अब की बार जो है देखिए प्लेट बनानी है ना। ये प्लेट हो गई।
उस केस में केंद्र से कितनी ऊंचाई पर होगा? केंद्र से 4r/3 पाई ऊंचाई पर। अब की बार ये जो इसका ऊंचाई होगी वो होगी 4r/3 पाई। तो इसके जो निर्देशांक होंगे, C के निर्देशांक होंगे 0,4r/3 पाई, ये है ना। अच्छा, खोखला या ठोस गोला हो, खोखला हो या ठोस गोला हो, तो उसका जो केंद्र होगा वही इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। गोले का जो है केंद्र ही द्रव्यमान केंद्र है, मतलब उसी गोले के, ये गोला है, इसके केंद्र पर ही, चाहे खोखला हो चाहे ठोस हो, उसके केंद्र पर ही उसका सारा द्रव्यमान केंद्रित माना जाएगा। द्रव्यमान केंद्र जो है उसके केंद्र पर ही होगा। अब हम बात करते हैं कि वृत्ताकार ठोस शंकु है, या हम ले लेते हैं खोखला बेलन है, यदि मान लिया ठोस या खोखला बेलन है, या खोखला बेलन। तो बेलन के अक्ष पर, अक्ष के मध्य बिंदु पर, अक्ष के मध्य बिंदु, ये हमारा बेलन है। खोखला हो चाहे ठोस हो, तो ये इसका अक्ष हो गया, और अक्ष के ठीक मध्य बिंदु में इसका द्रव्यमान केंद्र होता है। नवा, वृत्ताकार ठोस शंकु, ठोस शंकु, राइट सर्कुलर कोन। तो कोन ऐसे बनता है, देखिए ये हमारा कोन हो गया, जो जोकर वाली कैप होती है, ये ठोस है। तो इसके जो आधार है, आधार के केंद्र से इसकी पूरी ऊंचाई क्या है? h है। तो ये जो होगा C जो होगा वो O से h/4 ऊंचाई पर होगा। तो वृत्ताकार ठोस शंकु में आधार के केंद्र से उसकी ऊंचाई h का h/4 ऊंचाई पर, आधार के केंद्र से उसकी ऊंचाई का 1/4 ऊंचाई पर है, h/4। देखिए इसको इस चित्र से समझिए तो ज्यादा हो जाएगा समझ में। ये केंद्र ये हो गया, और केंद्र से h/4 दूरी पर उसका द्रव्यमान केंद्र होगा। तो ये क्या थे? ये ऐसे पिंड थे जिनका की आकार सिमेट्रिक है, सममित है, तो उनके द्रव्यमान केंद्र पहले से ही निश्चित हैं। मतलब ऐसे बिंदु जहां पर पूरा का पूरा उस पूरे वस्तु का, निकाय का हम द्रव्यमान केंद्रित मानते हैं, वो जो है ये द्रव्यमान केंद्र पहले से ही डिसाइडेड है। तो ये हमें नॉलेज होना चाहिए। डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि इस पर्टिकुलर वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहां पर होगा। विशेष करके त्रिभुजाकार पटल है, या बेलन आकार पटल है, या फिर ये शंक्वाकार है, जिनके थोड़े अलग से हैं, उनका जरूर पूछा जाता है। अब हम क्या करेंगे, जो एक सिलेबस में है उसका द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे, यानी एक समान लंबाई की छड़। वैसे हमने जान तो लिया है कि समान लंबाई की छड़ का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो उसकी लंबाई के ठीक बीचों बीच में होता है, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली निकालेंगे भी।
ये भी सिलेबस में है। तो दूसरा जो है, जिन पिंडों का आकार सममित नहीं है, या उनका द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित नहीं है, समान रूप से वितरित नहीं है, ऐसे पिंडों का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करने के लिए समाकलन का प्रयोग किया जाता है। हालांकि हम सममित आकार के पिंडों का भी समाकलन विधि से द्रव्यमान केंद्र पता कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम करेंगे रॉड का, है ना। लेकिन यदि कोई पिंड जो है जिसका द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित नहीं है, मतलब किसी हिस्से में द्रव्यमान ज्यादा है, किसी हिस्से में कम है, तो पहले से नहीं बताया जा सकता। जैसी सिचुएशन होगी, जैसी कंडीशन होगी, जैसा द्रव्यमान वितरित होगा, उसके हिसाब से हम द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे। किस विधि से? समाकलन विधि से। तरीका क्या होता है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए उस पिंड को छोटे छोटे अवयवों में विभक्त कर लेते हैं। क्या करते हैं कि उस पिंड को छोटे छोटे अवयवों में विभक्त कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? इन अवयवों के द्रव्यमानों की स्थिति। द्रव्यमान हम क्या लेंगे? कोई एक निश्चित द्रव्यमान ले लेंगे जो समान छोटे छोटे, हाँ, एक समान भी होना चाहिए, है ना, अलग अलग नहीं। एक समान छोटे छोटे अवयवों में विभक्त करेंगे। इन अवयवों के द्रव्यमान, जैसे डीएम ले लिया हमने, एक छोटा सा द्रव्यमान। अब इन अवयवों के द्रव्यमान इन अवयवों में से किसी द्रव्यमान, अवयवों में से किसी अवयव के द्रव्यमान के निर्देशांक x, y, z लेते हैं। अतः दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा कैसे निकालेंगे? अब हम समाकलन का प्रयोग करेंगे। तरीका वही है, जैसा कि हमने द्रव्यमान केंद्र पहले निकाला था, ठीक उसी तरह से निकालेंगे। देखा जाए मोटे तौर से वही सूत्र होगा। तो द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक जो होंगे, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक कैसे आएंगे? देखिएगा, बाई पहले एक्स सी एम लिखते हैं। एक्स सी एम, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? देखिए, एक्स डीएम बटे डीएम। ये क्या है? देखिए, वो डीएम क्या है? एक छोटे से अवयव का द्रव्यमान है,
उसकी दूरी एक्स अक्ष के सापेक्ष कितनी दूरी पर है, एक्स अक्ष पर एक्स दूरी पर है। और ये डीएम क्या है, सभी अवयवों का द्रव्यमान टोटल। सिग्मा ये जो ये बना हुआ है ना निशान, ये क्या है, समाकलन का निशान है। ये समाकलन का मतलब है सारे डीएम, जितने भी डीएम 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 जितने अवयव हैं सभी के द्रव्यमानों का योग। भाई या तो सिग्मा लगाते हैं या फिर समाकलन का प्रयोग करते हैं योग करने के लिए। ये क्या हो जाएगा, कुल द्रव्यमानों यानी सारे जो अवयव हैं उनके द्रव्यमानों का योग है। ये डीएम कोई छोटा सा अवयव है जिसका द्रव्यमान है, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है। उसी तरह से यदि हमें बाई सीएम पता करना हो तो बाई डीएम बटे डीएम, इसको हम कैसे लिखेंगे, ऊपर तो ऐसे रखेंगे एक्स डीएम बटे कैपिटल एम लिख सकते हैं, क्योंकि ये टोटल द्रव्यमान हो गया। यहां भी डीएम लिखेंगे और इसको भी हम बाई डीएम बटे कैपिटल एम, और फिर जेड कोऑर्डिनेट जो है उसका जेड निर्देशांक भी लिख देते हैं, जेड सीएम जेड डीएम बटे, इस समाकलन के चिन्ह हम बना रहे हैं तो ये हो जाएगा जेड डीएम बटे। यहां पर ये जो सीमाएं होंगी वो निश्चित होंगी कि कहां से कहां हमें जाना है ना, कहां से कहां तक हमें समाकलन करना है। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग सीमाएं दी होंगी। अब हम देखिए एक रॉड का समाकलन विधि से जो है निकालने जा रहे हैं द्रव्यमान केंद्र। एक समान छड़, एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालते हैं, समाकलन विधि से। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, चित्र देखिए, ये हमने एक रॉड बना ली, पहले हमने एक्स और वाई अक्ष बनाया, ये वाई अक्ष है, ये एक्स है। अब रॉड को हमने, ये रॉड है हमारी, एक्स अक्ष पे रख दिया, ये रॉड रखी, इसकी कुल लंबाई एल है। और देखिए हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि जो इसका, इस रॉड का जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो इसके मध्य बिंदु में होगा, मतलब Ly2 पर होगा यहां कहीं, ठीक है ना। माना यम द्रव्यमान की एक समान छड़ जिसकी लंबाई यल है, इसे एक्स अक्ष के अनुदिश रखा गया है। तो इसका प्रति लंबाई द्रव्यमान क्या हो जाएगा, प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान बराबर हो जाएगा यम बटे यल। एकांक लंबाई में इतना द्रव्यमान है। अब हम इसके लिए देखिए वही तरीका लेंगे, इसको छोटे छोटे अवयवों में डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। तो हम एक छोटा सा अवयव ले रहे हैं, ये छोटा सा अवयव लिया, इसकी चौड़ाई dx है ना, और ये यहां से x दूरी पर है। अब छड़ को छोटे छोटे अवयवों में, छोटे छोटे अवयवों में विभक्त करेंगे। वो मैंने कर दिया, मान लिया किसी एक अवयव का द्रव्यमान dm है तथा इसकी चौड़ाई जो है या कहें लंबाई जो है वो dx है, और यह मूल बिंदु से x दूरी पर है। अतः इसका जो द्रव्यमान होगा
डीएम जो है, डीएम बराबर क्या हो जाएगा, अवयव का द्रव्यमान, अतः अवयव का द्रव्यमान होगा कितना, द्रव्यमान हो जाएगा डीएम, और डीएम बराबर हो जाएगा प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान इतना है, और इसकी लंबाई कितनी है, डीएक्स है, डीएक्स से गुणा कर देंगे। तो इस छोटे से अवयव का इतना द्रव्यमान है, इकाई लंबाई का द्रव्यमान उतना है, उसकी लंबाई से गुणा कर दिया तो कुल उसका द्रव्यमान पता लग गया, है ना। अब जो है, जो अभी तरीका बताया गया था उसी तरीके से हम इसका द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे। यहां केवल एक्स सीएम आएगा, है ना, अतः एक्स सीएम बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स के अनुदिश रखी है, 0 से लगा करके यल, यहां से यहां तक इसकी सीमाएं हो गई अवकलन की। क्या करते हैं, एक्स डीएम बटे डीएम, जो अभी तरीका बताया गया। अब देखिए 0 से यल एक्स का रखा और डीएम का मान रख दीजिए एम बटे यल डीएक्स बटे डीएम क्या है, इस पूरे छड़ का द्रव्यमान, वो हमने क्या ले रखा है, यम ले रखा है, इसको हम यम लिख देंगे, ठीक है ना। अब हम देखिए यम कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेंगे, यल को भी बाहर निकाल लेंगे, तो देखिए क्या जाएगा, यम बटे यल, और ये भी यम बाहर आ गया, 0 से यल एक्स डीएक्स बचा, यम से यम कट गया, तो ये आ गया 1 बटे यल। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो एक्स की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, है ना, यही तो बेसिक रूल है 0 से यल, है ना। तो देखिए 1 बटे यल, ये हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2, 0 से यल, 2 बाहर निकाल लीजिए, 1 बटे 2 यल हो गया। ये एक्स स्क्वायर को ऊपरी सीमा से बदल दीजिए तो यल स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे वाली सीमा से बदल दीजिए तो ये हो गया। तो एक्स सीएम का मान आ जा रहा है हमारे पास, देखिए 1 बटे 2 यल गुणा यल स्क्वायर, तो 1 यल कट गया, तो उत्तर आया हमारे पास यल बटे 2 एक्स सीएम। मतलब इस छड़ का द्रव्यमान केंद्र कहां पर होगा, ये बात सिद्ध हो गई है। देखिए यल बटे 2 पर एक्स सीएम का मान आ गया, कहां पर आ गया, यल बटे 2, है ना। यल बटे 2 मतलब ठीक उसके लंबाई के मध्य बिंदु पर इस रॉड का केंद्र बिंदु वो द्रव्यमान केंद्र होगा। अतः छड़ का द्रव्यमान केंद्र जो होगा छड़ की लंबाई का मध्य बिंदु, या छड़ का मध्य बिंदु लिख दीजिए, मध्य बिंदु होगा। ये बात सिद्ध हो गई है, ये भी सिलेबस में है ना। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अतः छड़ का द्रव्यमान केंद्र छड़ की लंबाई का मध्य बिंदु होगा, यानी मध्य बिंदु पर छड़ का पूरा द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। ये छड़ है, ये इसका मध्य बिंदु हो गया, यहीं पर सारा द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। यहां पर छड़ कैसी थी, एक समान थी, मतलब द्रव्यमान पूरी छड़ में एक जैसा था। एक छोटा सा प्रश्न हम हल करेंगे इसी द्रव्यमान केंद्र पर पिछले फार्मूले के आधार पर। देखिए बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में अक्सर। देखिए ये यहां पर एक चित्र बना रहा हूं, ये वर्ग है, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई यल है, यल, ये 0 0 है, मतलब मूल बिंदु है, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहां पर ए बिंदु पर एक द्रव्यमान m1 रखा है, यहाँ पर m2 रखा है, यहाँ पर m3 रखा है और m4 रखा है। m1 बराबर मान लिया 2 ग्राम है, m2 बराबर है 2 ग्राम है, m3 बराबर 1 ग्राम है और m4 बराबर भी मान लिया 1 ग्राम है। अतः इस निकाय का मूल बिंदु के सापेक्ष क्या निकालना है, द्रव्यमान केंद्र निकालना है। द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करो, क्या कहें, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
m1 के निर्देशांक 0 0 हो गए, इसकी लंबाई l है, तो इसके निर्देशांक m2 के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहां से यहां तक की दूरी l हो जाएगी, l कामा 0 हो जाएगा भाई। इसके m3 के निर्देशांक लिखने पड़ते हैं, इसके देखिए l लंबाई है x एक्सिस और ये ऊंचाई भी l ही है, क्योंकि ये क्या है, वर्ग है, वर्ग के कोणों पे रखे गए हैं, ये वर्गाकार कोई आकृति है, उसके कोणों पर ये चार द्रव्यमान m1 m2 m3 m4 रखे हैं, तो इसके निर्देशांक l कामा l हो गए, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 कामा l। अब देखिए जो हमने पिछले वीडियो में सूत्र बताया था उसके आधार पर इसका द्रव्यमान केंद्र निकाल देंगे, है ना। पहले XCM निकालते हैं, XCM बराबर हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। देखिएगा m1 मतलब कितना है, 2 ग्राम, इसके निर्देशांक कितने हैं, 0, ये x1 x2 x1 by 1 x2 by 2 x3 by 3 और x4 by 4 है ना, 2 गुणा 0 है ना, प्लस m2 का मान भी 2 है और इसके निर्देशांक l है, देखिए यहाँ पर x2 का मान l है भाई, ये x1 by 1 है, ये क्या है x2 by 2 है, ये क्या है x3 by 3 है और ये क्या है x4 by 4 है ना, ये निर्देशांक है। प्लस m3 का मान कितना है, देखिए 1 है, गुणा इसके जो x कोऑर्डिनेट है, x निर्देशांक l है, प्लस m4 है ना, m4 का मान भी 1 किलोग्राम है, 1 गुणा 0 बटे सभी द्रव्यमानों का योग 2 4 5 6, तो ये हो गया 0 प्लस 2l प्लस l प्लस 0 बटे 6, तो ये आ गया आपका 3l बटे 6 मतलब 2 6 l बटे 2, XCM का मान आ गया l बटे 2। इसी तरह से अब YCM पता करिए, YCM बराबर हो जाएगा इसी तरह से m1 by 1 प्लस m2 by 2 प्लस m3 by 3 प्लस m4 by 4 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, m1 हमारा 2 है, y1 0 है, m2 2 है और y2 भी 0 है, प्लस 1 गुणा यहाँ पर y3 का मान जो है वो 1 l है, प्लस m4 1 है और यहाँ पर y4 का मान जो है वो कितना है, l है। तो इस तरह से बटे क्या हो, सभी द्रव्यमानों का योग वो 6 है, तो ऊपर आ गया 2l बटे 6, एक l यहां से आया, एक l यहां से आया। देखिए कोई छोटी मोटी जो कैलकुलेशन मिस्टेक है उसको आप खुद देख सकते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। तो ये काट दीजिए, तो ये हो गया l बटे 3, तो YCM का मान आया था l बटे 3। ऊपर वाला जरा चेक कर लेते हैं, देखिए ये m2 का मान जो है हमारा 2 था, 2 गुणा इसका निर्देशांक l है, फिर m3 का मान 1 है, इसका x कोऑर्डिनेट l है, ठीक है, फिर तीसरा निर्देशांक जो है मतलब चौथा जो द्रव्यमान है उसका 1 ग्राम है और इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो इस तरह से 2l ये आया और 1 l आया, तो 3l हो गया, 3l बटे 2 मतलब l बाई 2 पर आ गया। यहाँ पर देखिए 2 गुणा 0 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 हो गया, प्लस 1 इसका द्रव्यमान m3 है और l है, ठीक है, प्लस इसका द्रव्यमान m4 जो है वो भी 1 है और इसका y कोऑर्डिनेट l है, तो इस तरह से l और l 2l हो गए और 6 तो नीचे आएगा ही आएगा, तो l बटे 3। तो इस तरह से जो निर्देशांक आ रहे हैं वो l बटे 2 कामा l बटे 3। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह के और भी प्रश्न हम करवाएंगे क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज की चीजें बहुत
जो है क्लियर हो गई होंगी। और अगले वीडियो का इंतजार करिए। चलिए देखते हैं, और ये शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।